या इतनी प्रैक्टिस तो होना चाहिए कि कभी थोड़ा बहुत तय शेड्यूल से ज़्यादा कुछ सुनना, पढ़ना या कुछ करना पड़ जाए तो उसके लिए हम तैयार हैं। बहुत सारा परिचय दिया है, लेकिन वो सारे परिचय को आप भूल जाइए, क्योंकि यदि उन सब चीज़ों को सुनते हुए आप कोई छवि बना लेंगे तो हमारे और आपके बीच में बहुत दूरी हो जाएगी। तो अभी तो मैं जिस परिचय से अपनी शुरुआत करता हूँ वो यही है कि एक दौर था, एक समय था जब मैं भी आप लोगों जैसा कुछ उत्कंठा वाला, कुछ जिज्ञासा वाला, कुछ नटखट और चंचलताओं वाला, है ना, कुछ क्या कहें, ऊधम मस्ती, जो कुछ भी आप लोग आपकी उम्र में करते हो, ऐसा ही कोई विद्यार्थी रहा हूँ। और शायद आप लोगों के पास एक सौभाग्य मिल गया है कि आप लोगों को एक प्रॉपर 6th क्लास से ही एक ऐसा विद्यालय मिल गया जहाँ से आपके जीवन को दिशा मिल जाए, आप एक सही ट्रैक पर आगे बढ़ सकें। ऐसी एक सुंदर घटना आपके जीवन में घट गई है। मेरे साथ ऐसी घटना नहीं घटी थी, लेकिन एक चीज उस दौर में भी मुझे अच्छी लगती थी। अपनी समझ सभी तरह की मस्तियों के बाद, खेल कूद की गतिविधियों के बाद, चंचलताओं के बाद, और वो ये था कि तब भी जब वहाँ पाठशाला लगती थी, जिनवाणी पढ़ने का कोई मौका मिलता था, तो वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, वो सुनना अच्छा लगता था। मुझे याद है कि मैं 6th या 7th क्लास में रहा होऊंगा और तब मैंने अपने जीवन में सबसे पहले 24 तीर्थंकर महापुराण पढ़ा था, मतलब लगभग आपकी उम्र में ही। हालांकि मैं कोई विद्यालय में गया नहीं था, क्योंकि उस समय ऐसा कोई विद्यालय 6th क्लास से होता नहीं था। यदि कोई होता भी था तो 11th क्लास से ही होता था, और उस वक्त सिर्फ एक ही विद्यालय था और उसका नाम था टोडरमल स्मारक। बाद में फिर बहुत सारे खुलते चले गए, लेकिन मेरे टाइम पर तो बस एक ही था। और फिर बाद में जो कुछ घटा उसने शायद वो बना दिया जिसके कारण मैं इस काबिल हो सका हूँ कि आप लोगों के सामने मुझे इस तरह से इंट्रोड्यूस करके कुछ बोलने के लिए कहा जा रहा है। ये सब कुछ मैं जितना कुछ भी आज पा सका हूँ, या जो कुछ भी मेरे जीवन में सम्माननीय है, जिस किसी की भी आप रिस्पेक्ट करते हैं या कोई भी रिस्पेक्ट करता है, उस रिस्पेक्ट के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो है जिनवाणी माँ। और जितना कुछ भी मेरे जीवन में असम्माननीय है, जितना कुछ भी मेरे जीवन में गलत है, वो सब वो है जो जिनवाणी के अलावा है। अब आप लोग जिस खांचे और जिस क्या कहें उसे, एक शुद्ध हिंदी का शब्द है टकसाल, है ना, जिस स्ट्रक्चर में आप लोग अब पलने बढ़ने वाले हैं, वो इतना सुंदर और इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर है कि आप लोग जिनवाणी को पढ़ते हुए आप अपने जीवन को गढ़ने जा रहे हो, जीवन को तैयार करने जा रहे हो। ये छोटे छोटे से नौनिहाल बच्चे, है ना, जिनके चेहरों को देखो और कल्पना करो कि कल को इनमें से ही एक कोई ऐसा निकलेगा जो कि लौकिक क्षेत्र में भी कुछ अच्छा कर रहा होगा। हो सकता है आप में से कोई सिविल सर्विसेज में जाए, कोई किसी और दूसरी जगह पर जॉब करे, बिजनेस करे, और उसके साथ आप में से ही कोई जिनवाणी की गादी पर बैठकर आचार्यों के मर्म का रहस्य खोल रहा होगा। सबसे सुंदर दृश्य आपके जीवन का वही होगा। वो दृश्य नहीं होगा कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे होंगे, वो दृश्य सुंदर नहीं होगा कि आप, हो सकता है आप में से कोई कलेक्टर बन जाए, कोई आईपीएस बन जाए, या कोई और बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाए। लेकिन सबसे सुंदर दृश्य वो होगा कि जब कोई कलेक्टर होने के बाद विनय पूर्वक जिनवाणी की गादी पर बैठे और जिनवाणी को सुनाए, 4 लोगों को सुनाए। आप सब लोगों के मम्मी पापा भी बहुत वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं
कि जिन्होंने और सारी शिक्षाओं को छोड़कर आप लोगों को अपने दिल से दूर, दिल पर थोड़ा पत्थर रखकर उन आपको अपने से दूर किया। यहाँ रहते हुए आपको जितना दर्द होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा दर्द आपके मम्मी पापा को महसूस करना पड़ता है कि आप लोग उनसे दूर हो। लेकिन ये उनका बहुत बड़ा और बहुत कहना चाहिए कि ऐसा जबरदस्त फैसला है जिसके कारण उनका बच्चा इस काबिल हो पाएगा कि वो अपने जीवन को भी सुंदर बना पाए, संवार पाए, और साथ ही साथ 100, 50, 200, 1000, 1500 जितने भी लोग बाय डिफॉल्ट, जितने लोग भी आपके जैसे ही उनके जीवन को संवार लें, उनके जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकल जाएं, उनकी तकलीफें, उनका डिप्रेशन, उनका फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाए, उसमें भी आप निमित्त बनोगे। और वो निमित्त बनने का एकमात्र कारण यदि कोई बनेगा वो यही है कि आपने जो कुछ भी जिनवाणी से सीखा, जिनवाणी से पाया है, जिनेंद्र भगवान की छत्र छाया में रहते हुए आप सोच सकते हो क्या क्या सुंदर दृश्य है। आप जिस जगह पर रह रहे हो वो इतना अद्भुत परिवेश, इतना अद्भुत परिसर है कि यदि हमारा सिर उठे तो हमें सोचो सिर उठाते के साथ भगवान बाहुबली भगवान दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने कर्मों को टहलाते हुए, चार से टहलते हुए भी कहीं जाओ तो वहां पर आपको मान स्तंभ दिख रहा है, वहां पर आपको सुंदर सुंदर परमागम मंदिर दिख रहे हैं, समो शरण मंदिर दिख रहा है, गुरुदेव श्री और बहन श्री बहन की छत्र छाया और इस औरा में, है ना, जो पूरा औरा इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। और दुनिया भर में ये जो कहना चाहिए जो वाइब्रेशंस हैं कि जहां पर 40-45 सालों तक नॉन स्टॉप तत्व ज्ञान फैला था, इतनी पॉजिटिव जमीन अपने जीवन को गढ़ने के लिए मैं समझता हूं पूरी दुनिया में कहीं नहीं। उस जमीन पर आप बैठे हो, इससे ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी नहीं। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से भी कितना यहाँ पर आपको पेपर पढ़ने का मौका मिलता है या टीवी पर न्यूज वगैरह देखने का मौका मिलता है। नहीं मिलता होगा, मिलता भी होगा तो बहुत कम मिलता होगा। हाँ, पेपर मिलता है ना, जैसा बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं उसमें से भी कितने लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ोगे यदि इस चीज को तो आप पाओगे, जैसे कि आज इंडिया में बहुत बड़े बड़े कुछ सो कॉल्ड एजुकेशन के हब माने जाते हैं। कोटा है ना, वहां पर लोग इंजीनियरिंग की और MBBS की इसकी तैयारी करने के लिए जाते हैं। दिल्ली में कुछ जगह हैं जहाँ पर लोग कलेक्टर वगैरह बनने के लिए जाते हैं। उत्तराखंड में छोटे छोटे स्कूलों की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, दूर स्कूल वगैरह, बड़े बड़े करोड़पति बच्चों के लड़के आपके जैसे 6-7 के, रत्नागिरी है, इन सब जगहों से ऐसी खबरें मिलती हैं कि फलाने बच्चे ने 6-7 का बच्चा था और डिप्रेशन में आकर अपनी जान दे दी। उसके मम्मी पापा की लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर पाया या कुछ और चीजें ऐसी हो गई, है ना, पता नहीं कैसी कैसी 6-7 के बच्चे अपने साथ के क्लास वाले बच्चे के साथ इतना बुरी तरह से दुर्व्यवहार कर लेते हैं, मुझे तो वो शब्द कहने में भी शर्म आती है, मर्डर जैसी घटनाएं तक कर देते हैं। आज आप अमेरिका वगैरह जाओ, स्कूल में बच्चे पिस्तौल लेकर जा रहे हैं। आप सोच सकते हो ऐसी दुनिया है जहां पर हमें लगता तो है कि हाँ वो अमेरिका है, इंग्लैंड है, या इंडिया में कहीं कोई कहे कि वहां पर बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कुछ बन रहे हैं, वो डॉक्टर बन जाते होंगे, इंजीनियर बन जाते होंगे, कलेक्टर बन जाते होंगे, मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों रुपए कमाने वाले बन जाते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो इंसान नहीं बन पाते हैं। और आप सिर्फ इंसान बनने की ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, आप साथ ही साथ भगवान बनने की ले रहे हो। यहाँ से जो तत्व, जो जिनवाणी माँ की बातें आप सीखोगे, मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों को, खासतौर से अभी 6-7 के जो कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ एक लोगों को समझ में आता भी होगा, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि अगर हम आ कहाँ गए। लेकिन जब भले आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको ये पता चलेगा कि आपके जीवन में कितनी महान घटना घट गई, कितना महान काम आपके जीवन में हो गया, कि ये समझ लेना कि कोई भंवरा यदि किसी नाली में फंसा हुआ हो
और उसे वाकई में उसे वहां से हटाकर उसके मूल गंतव्य पर यानी बाग बगीचों में और फुलवारी में पहुंचा दिया जाए, तो वहां जाकर उस व्यक्ति का जो उपकार है कि उसे ऐसी गंदगी से उठाकर किसी ने इतनी बढ़िया फुलवारी में डाल दिया, ऐसे ही आप लोग एक ऐसे ट्रैक पर जा सकते थे जहां पर आपको क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ऐसी पापों और कषायों की गंदगी मिलती। और ये बात सही है, आप लोग शायद जब यहाँ से जाओगे पढ़ के और आप दूसरी कुछ पढ़ाई करने के लिए निकले कहीं, तो आपको ऐसी स्थितियां मिलेंगी कि आप कहोगे कि देखो तो कितना छल कपट चल रहा है, कितनी मायाचारी है। अभी आपके चेतन सर हैं यहाँ पर, क्या भैया बोलते हो, सर बोलते हो? भैया ये भी 10-12 साल जिस फील्ड में रहे हैं, या मैं भी जहाँ पर काम करता हूँ, तो हम लोगों को मालूम है दुनिया की एक्चुअलिटी क्या है, बाकी सच्चाई क्या है। वो होगा बड़ा बड़ा नाम, आप कहते हो उस चीज को, लेकिन उस चीज से कोई महानता नहीं है कि कोई दूरदर्शन में चला गया या कोई जिले का कलेक्टर बन गया या पुलिस अधीक्षक एसपी बन गया, उससे कुछ होने वाला नहीं है, सब दिखाने के लिए है। इंटरनली यदि वो व्यक्ति तत्व ज्ञान से नहीं जुड़ा है, जिनवाणी से नहीं जुड़ा है, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दुखी ही है। आज बड़े बड़े कलेक्टर, कमिश्नर, आईएएस, आईपीएस लेवल के लोग सुसाइड कर लेते हैं। अब उनके पास बाहर में क्या कमी थी? करोड़पति, लखपति, उद्योगपति सुसाइड कर लेते हैं, उनके पास क्या कमी थी? वहां तो कई लोग पहुंचना चाहते हैं और जो लोग वहां पहुंचे हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनके जीवन में तत्व ज्ञान नहीं था, उनके जीवन में जिनवाणी की शरण नहीं थी। और आप सब इतने भाग्यशाली हो, ये समझो कि करोड़ों करोड़ों जन्मों का आपने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया होगा और वो सारा पुण्य एक तरफ इकट्ठा होता चला गया, है ना? करोड़ों जन्मों से आप करते चले आ रहे थे और करोड़ों जन्मों से वो पुण्य एक तरफ इकट्ठा हो रहा था और वो सब जन्मों का पुण्य एक साथ इस भौम में उदय में आ गया कि आप लोगों को इतनी कम उम्र से, मेरे हिसाब से 10-11 साल के रहते होंगे 6th क्लास में। कितने साल के बेटा? 10। आप 12 साल के। और देखो 10-12 साल के हैं और अभी से इनको ये बात सुनने को मिलेगी। क्या नाम है आपका? अंश। और आपका? धन राज। कहाँ से हो आप? अच्छा, महाराष्ट्र से हो, है ना? देखो अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। आपको इतनी कम उम्र में ये पता चल जाएगा कि मैं धनराज नहीं हूं, मैं तो गायक हूं, है ना? मैं अंश नहीं हूं, मैं गायक हूं। और जब आप इतनी छोटी उम्र से सुनोगे कि मैं आत्मा हूं, आप समझ सकते हो। और यहाँ पर जितने लोग बैठे, एक बात तो कंफर्म है सबके साथ कि सब सम्यक दर्शन की पात्रता को पूरा कर चुके हैं। मतलब सम्यक दर्शन हो जाए वो वाली मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने पा ली है। 6th में भले आप आए हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है सम्यक दर्शन? मनुष्य होना, मनुष्य मतलब संगी पंचेंद्रिय होना, और यदि संगी पंचेंद्रिय मनुष्य है तो 8 साल का होना। आप सब 8 साल के हो कि नहीं हो? तो डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। अपने आप को कम नहीं समझना है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके पास कौन सी पात्रता आ गई है? सब सम्यक दर्शन ले सकते हैं। तो अभी आपको इंतजार नहीं करना है। यदि आपको जिनवाणी पढ़ते हुए सुनते समय यदि अभी आनंद आने लगे ना, तो ये मत सोचना, डाउट मत करना उस चीज पे, अरे ऐसा आनंद मुझे थोड़ी आ सकता है, ऐसा सम्यक दर्शन मुझे थोड़ी हो सकता है। हो सकता है। तो यदि कभी आनंद आने लगे और वाकई में आपको ये लगने लगे कि हाँ मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, शुद्धात्मा है मेरा नाम, और वाकई में लगने लगे, तो अपने आप को कोई डाउट मत लेके आना। क्योंकि डाउट ले आओगे ना तो वो शंका नाम का दोष हो जाएगा और निशंकित होकर आगे बढ़ते जाओगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो जो व्यक्ति सम्यक दर्शन ले सकता है वो उसे तो मैं ना समझ या बच्चा तो मान नहीं सकता। तो यहाँ पर आप लोगों का एडमिशन हुआ तो इसके लिए तो हुआ ही। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे और सपने होंगे कि लाइफ में कुछ और अचीव करें,
उन सपनों पर मैं कोई ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ, और वो सब करना ही चाहिए। आप लोग खेलते हैं तो खेलिए, आप लोग मस्ती करते हैं तो थोड़ी बहुत वो भी कीजिए, लेकिन हर एक चीज में एक दायरा, एक अनुशासन, एक लिमिट हमें खुद अपने आप से तय करना भी सीख लेना चाहिए। मतलब वो लिमिट आपके यहाँ पर कोई टीचर्स तय करें, आपके प्रिंसिपल को उसमें दखलंदाजी करना पड़े, या कोई और उसमें आपको आकर पिंच करे, उससे पहले आप स्वयं अपनी लिमिट तय कर लो कि मुझे किस लेवल तक जाकर मस्ती करना है, लड़ना है, झगड़ना है, गुस्सा करना है, जिद करना है। जिद होने में दिक्कत नहीं है, कभी कभार लड़ाई भी हो जाए तो उसमें भी समस्या नहीं है, लेकिन लेवल, लिमिट तो तय करना पड़ेगा ना। एक टाइम तो तय करना पड़ेगा कितनी देर लड़ना है और कितना लड़ना है। अभी ये तो नहीं है ना कि हाथ में पेन वगैरह और सामने वाले का खून निकाल दे, ऐसा तो नहीं लड़ना है। थोड़ा बहुत चलो गुस्सा आ भी गया, लेकिन अब ठीक है, ये बात तो पता होना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, ये मेरा भी नुकसान करेगा, सामने वाले का भी करेगा, और ऐसे इन द एंड कुछ हासिल भी नहीं होगा। तो ये लिमिट आपको तय करना है, और ये लिमिट सिर्फ अभी आपकी हॉस्टल लाइफ में ही नहीं, बल्कि यहाँ से आगे बढ़कर जो भी आप आगे अब करने जाओगे, चाहे आपके स्कूल लाइफ में हो, चाहे आगे आपके करियर में हो, चाहे आप आगे जाकर कोई अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ाई करोगे, खासतौर से 10th 9th 10th वाले बच्चे जो अब उस दहलीज पर खड़े हो गए हैं जहाँ पर उन्हें कोई सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, और थोड़ा सा लगता होगा कि कई लोगों को आप में से जो 10th में आ गए होंगे ना, उन्हें लगता होगा कि मैं 5 साल का जितना अच्छा और उपयोग कर सकता था उतना मैं नहीं कर पाया। लगता है या किसी को ऐसा लगता होगा ना कि शायद मैं कुछ और पढ़ लेता, और आप लोग शायद अपने जूनियर्स को, है ना, 6th 7th वालों को, 8th वालों को ये बताते होंगे। अब हमको तो लगता था, जब हमने जयपुर में 5 साल बिताए, तो जब हम 5वें साल में आ गए तो हमें लगता था कि देखो स्कूल तो जाना ही है, कॉलेज तो जाना है, जो क्लासेस यहाँ लगती है वो पढ़ना ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना ही है, आपको बैठना है ही, समय अपना देना है ही, तो क्यों ना थोड़ा और अच्छे से दे लेते, तो शायद कुछ हमारे लाइफ में हमें कुछ हासिल हो जाता, तो हमें और अच्छा लगने लगता। तो जो चीज आपके सीनियर्स को, इन्हें भैया बोलते हो, क्या बोलते हो, भैया बोलते हो, तो आपके जो भैया लोगों को 9th 10th में जो बात समझ में आई, वो आपको यदि अभी से समझ में आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो समझ लेना चाहिए ना कि मुझे तो पढ़ना ही है। और गजब की बात यह है कि आपके हॉस्टल से कुछ लोग अब ऐसे निकल चुके हैं जो कि अपने आप में कुछ ऐसे, क्या कहना चाहिए, एक आइडियल सेट कर रहे हैं, एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। वो लोग, कई लोग हैं लौकिक जीवन में भी और पारलौकिक, पारमार्थिक, आध्यात्मिक जीवन में भी इस हॉस्टल से अब हर तरह की प्रतिभाएं दिखने लगी हैं कि जिन्होंने कुछ अचीव किया है, वो सामने आने लगी है। तो आप लोगों के दिमाग में भी कुछ बनता होगा ना कि हमें इन जैसा बनना है, हमें इन जैसा होना है, थोड़ा बहुत तो लगता होगा, लगता है कि नहीं? देखो थोड़ा बात करते रहो, नहीं तो सो जाओगे, है ना? ठीक है। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हो आप। क्या? हाँ, पूछो बेटा। नहीं, उससे रिलेटेड मत पूछना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड ही है ना। हाँ, पूछो। हाँ, शास्त्र की गद्दी मतलब प्रवचन करने वाले बनोगे, जिनवाणी सुनाने वाले बनोगे, तो वो है ना शास्त्र की गद्दी, जिनवाणी की गद्दी पर बैठना। कि आप भले यदि आप कलेक्टर बने तो आपके ऑफिस में एक गद्दी रहेगी, उस गद्दी से आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू रियल में किससे होगी और आपको भी वो सेटिस्फाइड करेगी। वो कौन सी जगह होगी? जब आप स्वाध्याय खुद करोगे, कराओगे। जैसे अभी मुझसे कोई पूछे कि मुझे दूरदर्शन में काम करते हुए अच्छा लगता है
या जब मैं स्वाध्याय करता कराता हूँ तब अच्छा लगता है। तो मैं तो बिल्कुल निसंकोच, बिना किसी शक के, शंका के, इवन मेरे गले में जब दिक्कत होती है ना तो मैं एक एप्लीकेशन लिख देता हूँ कि मैं अब न्यूज रीडिंग करने में समर्थ नहीं हूँ। न्यूज रीडिंग एंकरिंग जानते हो ना, चैनल्स में करते हैं जो, तो मैं बाकायदा उससे लीव ले लेता हूँ। लेकिन जब मैं लीव लेता हूँ उस समय भी प्रवचन करने तो जरूर जाता हूँ, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है जो चीज आपको रियल में सेटिस्फाइड करती है, अच्छी लगती है, उससे हमको हम कैसे मोड़ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें एक समय बीतने के बाद, एक टाइम निकल जाने के बाद ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। अभी तो आपको बहुत कंफ्यूजन रहता होगा कि मम्मी पापा ने जबरदस्ती भेज दिया है, अब करना तो पड़ेगा ही, समय बिताना पड़ेगा, करें क्या, दूसरा कोई चारा नहीं है। कई लोगों को ऐसा मन होता है कि यहाँ से भाग जाए। नहीं, सही सही बता दो सर, यहाँ बैठे हुए सर कुछ नहीं बोलेंगे, हाथ खड़ा करना किसका मन करता है। अच्छा, कई लोग ऐसे पीछे देख रहे हैं कि जब दूसरा कोई हाथ खड़ा कर रहा है कि नहीं, नहीं तो पता चले मैं अकेले ही टारगेट पर आ जाऊंगा, तो इसलिए कोई खड़े नहीं कर रहा है। लगता है कि नहीं? हमें तो लगता था भाई जब हम पढ़ते थे 11th में, जब नए नए हम पहुंचे ही थे, मतलब तो जब हमको 11th में लगता था, देखो उसको लगता है अच्छा बताओ, यहाँ से भाग कर आप कहाँ जाना चाहते हो? खड़े हो? अरे आपने हिम्मत की है सही बोलने की, एटलीस्ट कई दूसरे लोगों को भी जवाब मिल जाएंगे इससे। हाँ, स्पीक लाउडली, थोड़ा तेज बोलो। मम्मी पापा के पास चले जाए, है ना? कहाँ के हो आप? दिल्ली, प्रॉपर दिल्ली के, है ना? अच्छा, बैठिए। अभी देखो आप दिल्ली चले जाओगे, यहाँ से मम्मी पापा आपको मिलेंगे, मम्मी पापा के साथ कितना टाइम स्पेंड करोगे? घंटे 2 घंटे सुबह, घंटे 2 घंटे शाम को, बीच में स्कूल जाओगे, ट्यूशन पढ़ोगे, वहां मम्मी पापा नहीं मिलेंगे। रात में जब सो जाओगे तो सोए हुए आदमी को भी क्या मम्मी पापा मिलेंगे? ठीक है, वहां आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। और दूसरी चीज तो दिल्ली से हो, दिल्ली में तो तुम्हें गंदी हवा भी मिलेगी, गंदा पानी भी मिलेगा, पॉल्यूशन मिलेगी, पॉपुलेशन मिलेगी, समझ में आए? सब चीजें मिलेंगी, इतना खुला एनवायरनमेंट। लोग बात तो इस ऐसी जगह पर, जैसी जगह सोनगढ़ है या इस तरह के जो प्लेसेस होते हैं, यहाँ पर तो लोग बढ़िया रिसोर्ट में एंजॉय करने के लिए आते हैं, और वो जगह आपको ऐसे मिल रही है। और सबसे बढ़िया चीज कि वहां रहते हुए आपके हर एक टाइम का राइट यूटिलाइजेशन हो रहा है, सही समय। यहाँ टाइम की बर्बादी नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपका काम चल रहा है। और देखो, जो लोग अपने इस बचपन में या जो 17, 18, 19, 20 साल तक की उम्र होती है ना, जो लोग इस उम्र में ऐश और अय्याशी करते हैं, वो जिंदगी भर संघर्ष करते हैं। और जो लोग इस उम्र को 19-20 साल तक की एज को सही ढंग से यूटिलाइज कर लेते हैं, वो जिंदगी भर ऐश करते हैं। अब आप ये बताओ कि आपको इन 18-20 साल की उम्र में ऐश करना है और जिंदगी भर संघर्ष करना है, या फिर आपको इस उम्र का सही उपयोग कर लेना है, थोड़ा बहुत संघर्ष कर लेना है और जिंदगी भर ऐश करना है? बताओ क्या करना चाहते हो? अरे आप तो फिर भी बहुत अच्छी जगह पर और अच्छे माहौल में रह रहे हो, यहाँ पे आपके पक्के मकान हैं, पंखे हैं, है ना, और खाना वाना भी अच्छा मिल रहा है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वो अब उनके छोटे छोटे से बच्चों को, ये राम बाम थे ना, आप पढ़ो कुलभूषण, देशभूषण, और ये सारे लोग राजाओं के पुत्र होते थे, और इनको 8-9 साल की उम्र से बाहर भेज देते थे। फिर तो ना मोबाइल फोन था उनके पास, आप तो दिवाली की छुट्टियों पर चले जाते हो, है ना, गर्मियों की छुट्टी में चले जाते हो। वो लोग तो 13-14 साल बाद घर जाते थे सीधे, 13-14 साल तक। और कैसी जगह में? जंगल में रहते थे, पेड़ों के नीचे, समझ में आया, वहां सो रहे हैं,
वहीं जाकर फल तोड़ कर ला रहे हैं। यहाँ पे तो नहीं जाना पड़ता किसी को, यहाँ तो सब्जी खरीदने भी नहीं जाना पड़ता आपको, बाल कटाने की व्यवस्था भी आपकी यही हो जाती होगी है, कुछ भी नहीं करना। कितनी सारी फैसिलिटीज के बीच में आपका एक एक टाइम का सही यूटिलाइजेशन हो। संघर्ष एक तरह से खत्म हो गया है, लेकिन इसके बाद भी सही समय का सदुपयोग हो रहा है। और फिर भी जब आपको 15-20 दिन दिवाली पर, एक आध 1.5 महीने के लिए गर्मियों में मम्मी पापा से मिलने भी मिल जाता है, वो लोग भी यहाँ आ जाते होंगे बीच बीच में, फोन पर आप लोग बात कर लेते हो, ऐसी कोई दूरी और समस्या तो नहीं है ना किसी की। फिर क्या तकलीफ है? अभी वहां चले जाओगे तो कुछ नहीं, कई लोग छोटे छोटे से गांव से भी आए होंगे आप में से। कहां से आए हो? अमरमऊ। अब अमरमऊ से आया है, अभी क्या देखेगा, शाम को घूमने जाएगा तो रोड पर भैंसे बैठी मिलती कहीं गोबर पड़ा हुआ दिखेगा, कहीं धूल उड़ती हुई दिखेगी, ठीक है ना, कहीं सांप निकल रहा है, कहीं बिच्छू निकल रहा है, ऐसी स्थिति मिलेगी ना। उस लेवल की एजुकेशन होगी जो एजुकेशन का लेवल आपको यहाँ मिलेगा, समझ में आया ना। वैसे संस्कार होंगे, आसपास का परिवेश होगा, तो वहां भी कोई फालतू की बातें करने वाले लोग ज्यादा होंगे, बैठ गए 2-3 घंटे तक गप्पे लगा रहे हैं, उसका कोई वही नहीं है, सेंस ही नहीं है। ये सब चीजें आपको एक समय के बाद पता चलेंगी कि आप वाकई में आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ गया कि आप एक सही समय पर सही जगह पर पहुंच गए। दुनिया में जितने लोग भी कुछ मुकाम हासिल कर पाते हैं, कुछ बन पाते हैं, उनको अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ता है। और बचपने में हमारा सबसे बड़ा कंफर्ट जोन होता है मम्मी पापा का साया, सबसे बड़ा कंफर्ट जोन। और जो माँ बाप के एकदम पल्लू से बंधे हुए रहते हैं ना, एकदम घर में चिपके हुए, वो जिंदगी में जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि पूरा जो जीवन है वो माँ के साए तले नहीं बीतता है। यहाँ पर तो बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी उलझने हैं। उन उलझनों को फेस करने के लिए आपको अभी से यहीं से तैयार होना पड़ेगा ना, और वो मौका आपको मिल गया। और कमाल की बात है कि इतनी अच्छी जगह पर मिला है जहाँ पर आपको लाइफ के लेसन तो सीखने को मिल ही रहे हैं, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तो मिल ही रही है, साथ ही साथ इतनी कम उम्र से हमारे भगवान का मार्ग, जिनवाणी माँ जिनेंद्र भगवान का मार्ग, समझ में आया, मुनि राजों का मार्ग, ऐसी चीजें आपको मिल रही हैं जो आपके इस भाव के दुख को तो दूर कर ही पाएंगी, और साथ ही साथ आपको आने वाले जन्मों को भी आपको सुंदर और बहुत सुखी बनाने में समर्थ है, ठीक है ना। बाकी बहुत सारी बातों में से मुझे मालूम है कि 8-10% आपको समझ में आई होगी, बाकी 90% भी आपके दिमाग के किसी कोने में पड़ी रहेंगी, और ये हो सकता है 10-15 साल बाद समझ में आए। लेकिन जब समझ में आएगी तब आप सबसे पहले यदि किसी का आभार जताओगे तो वो आपको आपके मम्मी पापा के प्रति आभार आएगा, उनके प्रति कृतज्ञता आएगी, और आपको ये विचार आएगा कि मेरे मम्मी पापा उन लोगों में से थे जिन्होंने अपने पर्सनल राग को महत्व नहीं दिया, उन्होंने अपने छाती पर, सीने पर पत्थर लगा रखा, लेकिन उनके बच्चे का भविष्य अच्छा बन जाए, सही उसे डायरेक्शन मिल जाए, उसके जीवन में सही संस्कार पड़ जाए, उसका आचरण अच्छा हो, उसका विचार अच्छा हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, और साथ ही साथ उसका करियर भी अच्छा हो। ऐसा सुंदर भविष्य बनाने के लिए उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखने कर भी आपको एक सही जगह पर सही डेस्टिनेशन में भेजा है। इसका ग्रेटिट्यूड, इसकी कृतज्ञता आपको कुछ वक्त बीत जाने के बाद आएगी। अगली कृतज्ञता यदि आपको किसी की आएगी तो इस माहौल की, इस परिसर की, इस हॉस्टल की, यहाँ के विद्यालय की, इसकी आएगी जिसने आपको जीवन के संघर्षों से लड़ने के लिए तैयार किया है। और इन सब का जितना महत्व आएगा सो आएगा ही, लेकिन इससे भी ज्यादा बढ़कर यदि किसी चीज का आपको महत्व आएगा तो वो जिनवाणी माँ का आएगा, स्वाध्याय का आएगा, उन बातों का आएगा जो बातें आपने यहाँ से सीखी हैं। और आप पाओगे कि जहाँ थोड़ी थोड़ी सी तकलीफों में लोग अपना पेशेंस खो देंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी आपके पास एक ऐसी शक्ति रहेगी, वो स्वाध्याय की शक्ति आपके पास रहेगी, जिसके कारण आप जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को
फेस करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहेंगे। ये ग्रेटिट्यूड का बोध आपको एक समय बीत जाने के बाद आएगा। और ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता का भाव आपके मन में आ रहा है, इसका मतलब आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा हुआ है ना पास्ट में, तभी तो आ रहा है। ये जो पास्ट फ्यूचर में आप याद करोगे, वो फ्यूचर का पास्ट आपका अभी का प्रेजेंट है। बात तो समझ में नहीं है क्या बोला मैं? आज से 10 साल बाद अभी जो टाइम आप बिता रहे हो क्या बन जाएगा आपके लिए? पास्ट बन जाएगा। तो फ्यूचर का पास्ट हो गया ना ये। फ्यूचर का ये पास्ट आप चाहते हो कि आप इसे बहुत खुशनुमा ढंग से याद करें और आपके फ्यूचर को ये सुंदर बनाने वाला हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रेजेंट को अच्छे से स्पेंड करना पड़ेगा। मेक द प्रॉपर यूज ऑफ योर प्रेजेंट। मेक द प्रॉपर, क्या कहते हैं उसे, अपने वर्तमान समय का प्रॉपर यूज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एक एक समय का, एक एक कक्षाओं का, जो जो चीजें सीखने को मिल रही हैं, जो करने, यदि जिस दिन खेलो तो ऐसे खेलो कि आज ये समझ लेना कि मेरा परफॉर्मेंस देने का, मेरे प्रदर्शन का सबसे लास्ट चांस है। जैसे वो ओलंपिक गए ना भी खेल लें, तो उसे भाला फेंकने को मिला नीरज चोपड़ा को। जानते हो नीरज चोपड़ा को? तो भाला फेंका जिसने, सिल्वर मेडल जीता, तो भी थोड़ा सा चूक गया। जैवलिन बोलते हैं उसको, थोड़ा जैवलिन थ्रो में थोड़ा सा चूक गया, लेकिन उसने फेंका तो यही सोच के था कि बस यही मौका है, आगे मेरे पास चांस नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप भी जो कुछ भी काम करो, यदि कोई अंग्रेजी की क्लास आप पढ़ रहे हो या कोई धर्म की क्लास पढ़ रहे हो, तो ये सोचो कि अभी ये जो टॉपिक सिखाया जा रहा है ना, ये मुझे बस आज ही सीखने मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। और जब खेलने जाओ तो खेल में भी ऐसा खेलो कि बस ये जो मौका है ना, ये मुझे आज ही मिल रहा है। जब बैटिंग हाथ में आए तो ऐसी बैटिंग करना कि बस हो सके कि अगली बार बैटिंग आएगी या नहीं आएगी। और बॉलिंग करो तो ऐसे ही बॉलिंग करना। बैडमिंटन खेलो तो बिल्कुल ऐसे ही खेलना, है ना। कहीं कोई यहाँ पर गोष्ठी वगैरह आपकी होती होंगी ना, गोष्ठी में यदि बोलने के लिए मौका मिले तो सोचो कि ये 5 मिनट है, वो कौन सी फिल्म का डायलॉग है, ये 70 मिनट आपसे भगवान भी नहीं छीन सकता है, समझ में है ना। ऐसे ही जब आप 5 मिनट के लिए बोलो, वक्तव्य दो, तो ये सोचना कि ये 5 मिनट कोई नहीं छीन सकता, और 5 मिनट में मैं अपना सब कुछ, अपनी पूरी शक्ति, पूरी प्रतिभा, पूरी तैयारी के साथ ये चीज परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और ये चीज हर जगह आप लगा लो। और जब आप अपने प्रेजेंट को ऐसे स्पेंड करोगे, आप यकीन मानना आपको कभी कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि आप अपने बीते हुए समय में कुछ और अच्छा कर लेते, क्योंकि आपने अच्छा किया है। तो रिग्रेट की बात नहीं रह जाती। अब आपके ऊपर निर्भर है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि फ्यूचर में आप अपने पास्ट पर ग्रेटिट्यूड दिखाओगे कि आप अपने पास्ट पर रिग्रेट दिखाओगे। रिग्रेट यानी होता है कोई शिकायत, कोई कसक, और ग्रेटिट्यूड यानी होता है कृतज्ञता। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके प्रति कृतज्ञ रहोगे कि आपको इससे कोई शिकायत रहेगी कि आप थोड़ा और अच्छा कर लेते, थोड़ा और अच्छा कर लेते। बाद में ये रिग्रेट मत दिखाना। इसके लिए जरूरी है कि मेक द प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, मेक द प्रॉपर यूज ऑफ योर प्रेजेंट। हर चीज को ऐसे ही करना, ऐसे ही पढ़ना जैसे ये मानो कि आपके लिए लास्ट चांस है। और यदि आप ऐसा कर गए तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आपकी मंजिल तक जाने से रोक सके। बातें तो बहुत कही जा सकती हैं, लेकिन जितना कहा उसको ही आप 2 गुना करके समझ लेना, है ना। और नहीं भी समझ पाओ तो कोई अफसोस मत रखना। यदि एक आध कोई बात भी समझ में आई है ना, तो उसे ही एकदम पोटरी में गठान मानकर अपने दिमाग में कस लेना। यदि आप उतना कर लिए तो बस आपने समझनी सीख ली, ठीक है। और यदि कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछिए, अदरवाइज यही आपको विराम देते हैं, क्योंकि आगे भी अब आपका सफर क्या सोने जाना है। हाँ, विश्राम का सफर शुरू होगा, है ना। अच्छे से यदि सोना भी है ना तो ऐसे ही सोना कि ये भी आपके लिए आखिरी चांस होगा। लेकिन क्लास में मत सोना, स्कूल में मत सोना। जब सोने का टाइम आए ना तब अच्छे से सोना,
तब अच्छे से खेलना। जब जो प्रॉपर टाइम है उस समय उसे पूरे दिल से करना। 10 बजे सोने के टाइम पे ये नहीं कि 12 बजे सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं। सोने के प्रॉपर टाइम पर सोना, पढ़ने के प्रॉपर टाइम पर पढ़ना और खेलने के टाइम पर खेलना। खेलते टाइम पढ़ने की मत सोचना, पढ़ते टाइम